हेलो डियर फ्रेंड, इस वीडियो में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जो पीजीटी का एग्ज़ाम हुआ था 2017, मतलब 2017 में फॉर्म भरे गए थे और ये एग्ज़ाम हुआ था 9 मार्च 2018 को। इस पूरे पेपर में फिजिक्स के 150 क्वेश्चन थे और इन सभी 150 क्वेश्चंस को हम 15 पार्ट्स में डिवाइड करके सॉल्व करेंगे। ये पार्ट 1 रहेगा, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से 10 डिस्कस किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है द वेवलेंथ ऑफ सोडियम D1 लाइन इज 590 मीटर, कैलकुलेट द डिफरेंस इन द एनर्जी लेवल कंटेंट इन द एमिशन लाइन। देखो यहाँ पर सिंपली आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। आपको पता है डेल्टा इक्वल टू होता है एच इंटू न्यू या फिर एच सी अपॉन में लैम्डा। लेकिन अगर मान लीजिए आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, मतलब यहाँ पर वेवलेंथ तो आपको गिवन है, अगर आप एच लिखोगे सी लिखोगे तो आंसर आएगा जूल में, फिर उसको आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि जितने भी ऑप्शन है सब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। सो इट विल बी बेटर कि आप डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करें, E इक्वल टू 12400 अपॉन में लैम्डा। अब ये फॉर्मूला कब इस्तेमाल करना है? जब वेवलेंथ आपको एंगस्ट्रॉन में पता हो और जो एनर्जी है वो आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आ जाएगा। तो फिलहाल हमें लैम्डा गिवन है 590 मीटर, 590 नैनोमीटर, ठीक है। अगर आपको इसको एंगस्ट्रॉन में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले 10 की पावर मल्टीप्लाई करो -9 से, आगे मीटर में, फिर इसको एंगस्ट्रॉन में कन्वर्ट कर दो 10 की पावर 10 से मल्टीप्लाई करके, तो ये मीटर में आ जाएगा, ठीक है। कुल मिला करके मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ। जैसे अगर मान लीजिए वेवलेंथ नैनोमीटर में 590 है तो एंगस्ट्रॉन में एक जीरो एक्स्ट्रा कर दो, बस ये हो जाएगी 5900। नाउ वैल्यू पुट करते हैं, 12400 को डिवाइड करना है हमें 5900 से, 2 जीरो कैंसिल, 124 को 59 से जब आप डिवाइड करेंगे तो आंसर मिलेगा 2.101, लेकिन हमें ऑप्शन के हिसाब से करेक्ट आंसर होगा 2.1 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डीसी करंट गेन ऑफ अ ट्रांजिस्टर इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन इज 0.99, फाइंड द करंट गेन इन कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। देखो अगर आपको अल्फा बीटा गामा नहीं पता तो मैं उसको पहले समझा देता हूँ, फिर इस क्वेश्चन पे आएंगे। सबसे पहले आप ये काम करो कि देखो 3 करंट गेन होते हैं, अल्फा बीटा और गामा। कौन सा होता है वो मैं आपको समझाऊंगा अभी। पहले आप ये काम करो कि जैसे सी ई, इसको 2 बार लिखो इस तरह से, सी ई। तो मैंने क्या करा, यहाँ पर 2 बार सी लिखा है, 2 बार ई और 2 बार बी, सी ई बी। अब इसको ऐसे लिखो आई सी अपॉन में आई ई, ये हो जाएगा आई सी अपॉन में आई बी और ये आई ई अपॉन में आई बी। तो कुल मिलाकर के मैं ये कह सकता हूँ कि अल्फा इक्वल टू होगा आई सी अपॉन में आई ई। अभी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो देखो यहाँ पर बेस नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है कॉमन बेस को। तो कॉमन बेस करंट क्या हो जाएगा? अल्फा। फिर यहाँ पर आप ई नहीं आ रहा तो ये हो जाएगा कॉमन एमीटर करंट गेन, यानी कि बीटा रिप्रेजेंट करेगा कॉमन एमिटर करंट गेन को। और गामा के लिए, गामा यहाँ पर देखो कहीं पर भी कलेक्टर नहीं आया, कलेक्टर करंट नहीं आया, तो ये होगा कॉमन कलेक्टर के लिए, ठीक है। तो अल्फा इक्वल टू आई सी अपॉन आई होता है जो कि होता है कॉमन बेस करंट गेन। फिर बीटा इक्वल टू होता है कॉमन एमिटर करंट गेन, जिसका फॉर्मूला होगा आई सी अपॉन में आई बी, और गामा होगा आई ई अपॉन में आई बी, और ये कभी यूज होगा कॉमन कलेक्टर के लिए। फिलहाल अब क्वेश्चन पे चलते हैं। हमें कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का करंट गेन गिवन है। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या हो गया, तो हमें अल्फा गिवन है 0.99। फाइंड इट्स करंट गेन इन कॉमन एमिटर, कॉमन एमिटर यानी कि हमें बीटा फाइंड करना है। तो देखो एक सिंपल फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ। अल्फा बीटा में रिलेशन होता है 1 अपॉन अल्फा इक्वल टू 1 अपॉन बीटा प्लस में 1। आप ये फॉर्मूला अगर याद कर रहे हो तो इससे आप अल्फा का फॉर्मूला भी बना सकते हो और बीटा का भी बना सकते हो। फिलहाल तो मुझे करंट गेन इन कॉमन एमिटर निकालना, तो मुझे बीटा फाइंड करना है। तो देखो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 1 अपॉन बीटा, या फिर 1 माइनस अल्फा अपॉन में अल्फा इक्वल टू 1 अपॉन बीटा। तो बीटा के लिए फॉर्मूला बनेगा अल्फा अपॉन में 1 माइनस अल्फा। अब अल्फा की वैल्यू कितनी है जो हमें गिवन है 0.99, 0.99 डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा की वैल्यू 0.99। सो इसको सोल्व करना है हमें।
तो ये आएगा 0.99 अपॉन में 0.01। अब देखो यहाँ पर भी डेसिमल 2 पॉइंट के बाद है और यहाँ पर भी जो डेसिमल है वो 2 डिजिट के बाद है, तो डायरेक्टली आप इसको लिख सकते हैं 99 अपॉन में 1, मतलब वो 99 ही होगा। तो बीटा की वैल्यू हमारी आ जाएगी 99। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अल्फा कॉमन बेस करंट गेन होता है IC अपॉन आई इक्वल, बीटा होता है कॉमन एमिटर करंट IC अपॉन में IB, और गामा होता है कॉमन कलेक्टर गेन IE अपॉन में IB। ये फॉर्मूला हो सकता है और भी किसी क्वेश्चन में काम आए, तो इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्नोट इंजन वर्क्स बिटवीन 227 एंड 27 डिग्री, इट्स एफिशिएंसी इज 50%। द परसेंटेज ऑफ एक्चुअल एफिशिएंसी टू थ्योरेटिकल एफिशिएंसी कितनी होगी? देखो पहले मैं थ्योरेटिकली इसका आंसर मतलब थ्योरेटिकली हम इसकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। फॉर्मूला होता है 1 माइनस टेम्परेचर ऑफ सिंक अपॉन में टेम्परेचर ऑफ सोर्स। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर होगा इसको आप ऐसे भी पढ़ते होंगे 1 माइनस T2 अपॉन में T2 अपॉन में T1। हमेशा जो T2 होगा वो लेस देन होगा T1 से। इसके अलावा जो भी आप ये टेम्परेचर यहाँ पर पुट करोगे वो पुट करना चाहिए केल्विन में जब आप एफिशिएंसी निकाल रहे हो। तो एफिशिएंसी इक्वल टू 1 माइनस यहाँ पर होगा 27 प्लस में 273 डिवाइड में 227 प्लस में 273, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 300 अपॉन में 500। तो ईटा विल बी इक्वल टू 1 माइनस 3 अपॉन 5 आप इसको लिख सकते हैं, या फिर 5 में से 3 जाएगा 2/5, और परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 20 और ये आ जाएगा 40%। अब देखो ये जो 40% आई ये हमारी थियोरेटिकल वैल्यू आई है, हमने मतलब फॉर्मूला पुट करके वैल्यू निकाली है, और इसमें जो एफिशिएंसी है वो 50% दे रखी है। अगर मैं इनके हिसाब से करूं परसेंटेज ऑफ एक्चुअल एफिशिएंसी जो हमें गिवन है 50 अपॉन में 40 क्या थियोरेटिकल, तो 100 इसको फाइंड करेंगे तो ये आएगा 125%। ठीक है, ये यहाँ पर मैंने क्या लिया है जो इसकी एक्चुअल एफिशिएंसी है अपॉन में जो हमने थियोरेटिकल निकाली है, लेकिन इन्होंने आंसर दिया हुआ 80%। अब वो 80% कैसे आया होगा, जब इन्होंने 40 तो ऊपर रखा हुआ होगा नीचे 50, तो तब जा करके आप देखिए ये 2 तो ये 80% आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो सकता है कि क्वेश्चन में मिस्टेक हुई हो, जो आंसर है वो उसके अकॉर्डिंग है। द परसेंटेज ऑफ एक्चुअल एफिशिएंसी की जगह यहाँ पर थियोरेटिकल आएगा और यहाँ पर एक्चुअल एफिशिएंसी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद एनर्जी ऑफ 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू इट्स रेस्ट मास विच इज 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो जब रेस्ट मास की बात आ जाए तो यहाँ पर हम ये जो क्वेश्चन होगा ये रिलेटिविटी के अनुसार करेंगे। तो जो रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स है ये उसका क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बता देता हूँ। एक आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा E इक्वल टू mc²। ठीक है, m क्या है यहाँ पर वेरिएबल मास, और एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा E² इक्वल टू m0 c² का होल स्क्वायर प्लस pc का होल स्क्वायर। यहाँ पर m0 क्या उसका रेस्ट मास। एक और फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा एनर्जी इक्वल टू, नहीं भी पढ़ा तो अब आप रिवाइज कर लीजिए, E इक्वल टू m0 c² प्लस काइनेटिक एनर्जी। एकदम इसका यूज करेंगे आज। एक और फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा m इक्वल टू m0 अपॉन में √1 माइनस v² अपॉन c²। देखो जो 1 अपॉन में √1 माइनस v² अपॉन c² है, इसको हम शॉर्ट में लिख लेते हैं गामा। ठीक है, तो ये कह सकता हूँ कि जो वेरिएबल मास है m वो इक्वल होता है m0 टाइम्स गामा के। गामा क्या है, गामा है 1 अपॉन में √1 माइनस v² अपॉन में c²। देखो ये 3 फॉर्मूले जो मुझे डायरेक्ट इस्तेमाल यहाँ पर करने पड़ेंगे। ओके, नाउ यहाँ से अगर मैं काइनेटिक एनर्जी देखूँ तो काइनेटिक एनर्जी को हम लिख सकते हैं E माइनस में m0 c²। और देखो E किसके बराबर है, E बराबर है mc² के, तो इसको आप लिख लीजिए mc² माइनस m0 c का स्क्वायर। और m किसके इक्वल होता है, m0 गामा के, तो मैं ये लिख सकता हूँ काइनेटिक एनर्जी हमारी आएगी m की जगह पर m0 गामा c² माइनस m0 c का स्क्वायर। सो काइनेटिक एनर्जी गामा के टर्म में देखो यहाँ से आप m0 c² कॉमन ले सकते हो, तो m0 c² कॉमन लोगे तो यहाँ पर गामा -1 ये बचेगा,
और एम नॉट सी स्क्वायर हमने ले ली बाहर कॉमन। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला गामा और एम नॉट के टर्म में रहेगा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू गामा माइनस 1 एम नॉट सी स्क्वायर। अब ये देख लेते हैं कि हमें निकालना क्या है। तो हमें निकालना कैलकुलेट द रेशियो ऑफ मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब m, और फिर इलेक्ट्रॉन जिसकी काइनेटिक एनर्जी आपको गिवन है टू इट्स रेस्ट मास, टू इट्स रेस्ट मास का मतलब हो गया अपॉन में m नॉट, यानी कि जो वेरिएबल मास है उसको डिवाइड करके m नॉट से वो हमें रेशियो फाइंड करना है। अब देखिए m को मैं क्या लिख सकता हूँ, m नॉट गामा अपॉन में m नॉट। तो अगर मैं m नॉट से m नॉट कैंसिल कर दूं, इसका मतलब कि मुझे सिर्फ गामा निकालना है। तो अगर मैं गामा फाइंड कर पाया वही हमारा आंसर होगा। अब गामा कैसे फाइंड करें, तो मैं उसके लिए इस रिलेशन का यूज करूंगा। देखो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होती है गामा माइनस 1 एम नॉट सी स्क्वायर के। इसके अलावा हमें रेस्ट मास दे रखा है, रेस्ट मास 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो मास अगर किलोग्राम में होता तो हम उसको m बोलते हैं। यहाँ पर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब है कि वो एनर्जी की बात कर रहा है, यानी कि वो बात कर रहा है जो 0.51 है, 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो इक्वल है m नॉट सी स्क्वायर के। ठीक है, m नॉट खाली तब होता जब यहाँ पर ये mu या फिर किलोग्राम होता, क्योंकि ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन है, तो इसका मतलब ये m नॉट सी स्क्वायर की वैल्यू है। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी हमें पता है 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, m नॉट सी स्क्वायर की वैल्यू भी हमें पता है। तो हम इसको पहले ऐसे लिख लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू गामा इंटू में m नॉट सी स्क्वायर माइनस m नॉट सी स्क्वायर। m नॉट सी स्क्वायर को इस तरफ काइनेटिक एनर्जी के प्लस में ले आते हैं तो हो जाएगा m नॉट सी स्क्वायर इक्वल टू गामा m नॉट सी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो काइनेटिक एनर्जी कितनी है, या फिर इसको पहले ऐसे लिख लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी प्लस में m नॉट सी स्क्वायर डिवाइड में m नॉट सी स्क्वायर। हमें आंसर निकालने के लिए क्या पता करना है, गामा पता करना है, क्योंकि गामा ही होगा m अपॉन m नॉट का रेशियो। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 20 MeV प्लस m नॉट सी स्क्वायर मतलब 0.51, इसको हम डिवाइड कर देंगे, m नॉट सी स्क्वायर मतलब 0.51, तो ये ऐड होकर के आ जाए 0.51 अपॉन में 0.51। इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 40.214, उसी को आप राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं 40.22। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। तो इसमें हमें 3-4 फॉर्मूले का इस्तेमाल करना पड़ा है, तब जाकर के क्वेश्चन हमने सोल्व किया है। गामा हमें एक्चुअली फाइंड करना था। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी यूनिट होती है, तो एनर्जी की यूनिट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको इस लॉजिक गेट का आउटपुट लिखना है। देखो पहले मैं कुछ बेसिक गेट बता देता हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे गेट से क्वेश्चन इस पेपर में आए हुए हैं, तो मैं सभी के बारे में पहले बता देता हूँ। सबसे पहले नोट गेट का मतलब ये कि जो भी आउटपुट है, अगर मान लीजिए ए, तो सॉरी इनपुट है, अगर ए है तो आउटपुट आप हमेशा इसको इन्वर्ट होकर के मिलेगा, इसको बोलते हैं नोट गेट। इसके अलावा और गेट, मान लेते हैं कि इनपुट आपका ए और बी है, तो y इक्वल टू होगा a प्लस बी के, इसको बोलते हैं और गेट। अगर मान लीजिए d बना हुआ है ऐसे, ये d बन गया, इनपुट है a और b, तो आउटपुट आपको मिलेगा a डॉट b। ठीक है, ये किसमें, एंड गेट में। अगर मान लीजिए नैंड गेट है, नैंड गेट का मतलब ये होगा कि इसके पीछे एक बबल लग जाएगा, ये a ये b, तो ऐसे में y इक्वल टू हो जाता है a डॉट b, ये तो हो गया एंड और उसका उल्टा बार। फिर अगर नॉर गेट है तो मैं नॉर गेट का यहाँ पर बता देता हूँ। नॉर गेट में आपको पीछे एक बबल लगा देना है, तो ये a ये b, तो y इक्वल टू हो जाएगा a प्लस b का बार, यानी कि ये हो गया नॉर गेट, और ये हो जाता है नैंड गेट। इसके अलावा एक होता है जोर गेट। मान लेते हैं इनपुट ए और बी है, तो यहाँ पर वो जो आउटपुट होगा वो होगा ए बी बार प्लस ए बार बी, इसको बोलते हैं जोर गेट। तो ये सब गेट हैं जिससे क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा कुछ मैं आपको बेसिक चीज़ें बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई एक के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट है, तो ए के इक्वल ही होता है। अगर आप ए में 0 ऐड करेंगे तो ए के इक्वल आएगा, अगर आप ए में 1 ऐड करेंगे तो 1 के इक्वल आएगा। अगर आप ए की 0 में मल्टीप्लाई करोगे, मतलब डॉट लोगे, तो 0 ही आएगा, और अगर आप ए की 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो ए आएगा। अगर मान लीजिए ए डॉट बी का बार है, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं ए प्लस बी का ए बार प्लस बी बार, मतलब ये बार पूरा इंडिविजुअली टूट जाएगा। और अगर मान लीजिए ए
प्लस बी पे कंप्लीट बार है, तब आप इसको ऐसे लिखेंगे ए डॉट बी और इन दोनों पर कंप्लीमेंट। तो ये सब बेसिक ऑपरेशन है जो आपको आने चाहिए। अब आ जाते हैं यहाँ पर, देखो ये एंड गेट है, तो यहाँ पर जो आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा ए डॉट बी। यहाँ पर ये इन्वर्टर गेट है, मतलब नॉट गेट है, तो यहाँ पर मिलेगा सी का बार। अब जो फाइनल आउटपुट आएगा, देखो यहाँ पर और गेट है, तो इसके दोनों इनपुट को हमें ऐड करना पड़ेगा, यानी कि ए डॉट बी को हम ऐड करेंगे सी से। तो सी नहीं, यहाँ पर सी बार है, तो सी बार से हम ऐड करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा आउटपुट। तो करेक्ट आंसर होगा ए बी प्लस में सी बार। क्वेश्चन नंबर 6 है, मूविंग पार्टिकल कोलाइड विद अनदर पार्टिकल ऑफ सेम मास एट रेस्ट। देखो यहाँ पर दोनों का मास सेम है, और जो पार्टिकल एक पार्टिकल है जिसका मास है m, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी में u1 कंसिडर कर रहा हूँ। अब ये दूसरा पार्टिकल है, इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है 0 और लेट इसका मास m है। अब आफ्टर कोलिजन क्या हो रहा है, हमें बताना है द कोलिजन इज इलास्टिक, द एंगल बिटवीन द वेलोसिटी ऑफ टू पार्टिकल आफ्टर कोलिजन कितना होगा। तो मुझे नहीं पता कि एंगल कितना होगा, तो लेट मान लेते हैं कि कोई दो पार्टिकल है जो कि इस तरह से बाद में कोलिजन के बाद में मूव कर रहे हैं, इनके बीच का एंगल हमें पता करना है कितना होगा। तो आफ्टर कोलिजन मैं मान लेता हूँ कि इस पार्टिकल की स्पीड है v1 और इस पार्टिकल की स्पीड है v2। देखो कोलिजन के कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है पहले मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अगर मान लीजिए कोई इलास्टिक कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन, तो इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होती है, जबकि इनइलास्टिक में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती है। सेकंड, मोमेंटम तो खैर दोनों में ही कंजर्व होता है, चाहे कोई इलास्टिक हो या इनइलास्टिक हो, और टोटल एनर्जी भी इलास्टिक कोलिजन में कंजर्व रहती है, टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है इलास्टिक कोलिजन में। तो एक तो आपको ये पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि अगर मान लो कोई दो वेक्टर हैं ए और बी वेक्टर है, अगर आप उनका डॉट प्रोडक्ट ले रहे हो और वो एक दूसरे पर 90 एंगल बना रहे हैं, एक दूसरे से 90 एंगल बना रहे हैं, तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 आएगा, क्योंकि ए बी कोस थीटा कोस 90 डिग्री मतलब 0। तो दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा कितना आता है 0। तो यहाँ पर हमें यही बताना है कि एंगल बिटवीन द वेलोसिटी ऑफ टू पार्टिकल आफ्टर द कोलिजन इज, वो हमें फाइंड करना है कि कितना होगा। तो मैंने आपको एक बात बता दी, ए डॉट बी कितना होता है 0 अगर थीटा 90 डिग्री हो तो। अब देखिए यहाँ पर पहले अप्लाई करते हैं कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, तो यहाँ पर हाफ एम u1 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 1/2 m, इसका मास m, इसका भी मास m, तो m v1 का स्क्वायर प्लस 1/2 m v2 का स्क्वायर। अब यहाँ पर हाफ m तो कैंसिल आउट हो ही जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास एक रिलेशन आ जाएगा u1 v1 और v2 में, u1 का स्क्वायर इक्वल टू आएगा v1 का स्क्वायर प्लस में v2 का स्क्वायर। इसके अलावा आपको मैं एक और चीज़ बता देता हूँ, जैसे आप किसी वेक्टर की सेल्फ डॉट प्रोडक्ट करते हो, यानी कि ए डॉट ए करते हो, तो ए के स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है। तो हमारे पास आ गया u1 का स्क्वायर इक्वल टू v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर। अब अप्लाई करते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो इनिशियल जो मोमेंटम होगा p1 कह सकता हूँ मैं, इट विल बी इक्वल टू, इसको p इनिशियल बोल देते हैं, ये किसका मोमेंटम होगा इन दोनों का मिला करके, तो ये बराबर होगा p फाइनल मोमेंटम के, p इनिशियल कितना m u1 प्लस इसका तो कोई मोमेंटम नहीं होगा तो उसको मैं नहीं लिख रहा हूँ। अब यहाँ पर इन दोनों का मोमेंटम क्या होगा, तो इसको मैं वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूँ m v1 वेक्टर प्लस m v2 वेक्टर। तो m तो सब कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास एक और इक्वेशन आएगी u1 का स्क्वायर, सॉरी u1 वेक्टर इक्वल टू v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर। देखो यहाँ पर मैं लूँगा सेल्फ डॉट प्रोडक्ट, मान लेते हैं कि हमारी इक्वेशन 2 है, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है, तो टेकिंग सेल्फ डॉट प्रोडक्ट, टेकिंग सेल्फ डॉट प्रोडक्ट। तो इसका सॉल्यूशन थोड़ा लंबा होगा, लेकिन आपको बाद में रिजल्ट ध्यान रखना होगा बेसिकली। अब होगा क्या कि यहाँ पर सेल्फ प्रोडक्ट का मतलब कि u1 वेक्टर की मैं u1 वेक्टर में ही डॉट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये होगा कि v1 प्लस v2 का
जो मल्टीप्लाई होगी वो उसी में मल्टीप्लाई हो जाएगी v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर। देखो मैंने आपको बताया था ए डॉट ए वेक्टर कितना होता है a का स्क्वायर, तो यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ u1 का स्क्वायर इक्वल टू v1 डॉट v1, तो v1 वेक्टर डॉट v1 वेक्टर प्लस v2 डॉट v2 वेक्टर डॉट v2 वेक्टर प्लस v1 डॉट v2 और प्लस v2 डॉट v1। एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जैसे डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है कि अगर आप a डॉट b कर रहे हो तो वो इक्वल होता है b डॉट a के, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं इसको, तो ये भी फॉलो होती है, डॉट b बराबर होता है b डॉट a के। अब यहाँ पर देखो u1 का स्क्वायर इक्वल टू v1 डॉट v1 क्या हो जाएगा, v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर प्लस में, अब यहाँ पर ये है v1 v2 और ये v2 v1, तो आप इसको लिख सकते हैं v1 डॉट v2 वेक्टर प्लस इसको आप ऐसे लिख सकते हैं v1 डॉट v1 डॉट v2, क्योंकि v2 v1 v2 के बराबर होगा। अब यहाँ पर आप ये देखें कि v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर, v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर किसके बराबर है, u1 का स्क्वायर, तो u1 का स्क्वायर इक्वल टू u1 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस v1 डॉट v2 आप इसको लिख सकते हैं। और देखो u1 का स्क्वायर से u1 स्क्वायर माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर मतलब आप इसको ऐसे लिख लीजिए u1 का स्क्वायर माइनस u1 का स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस v1 डॉट v2, तो ये तो जीरो आ जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि ट्वाइस v1 डॉट v2 इक्वल टू कितना आएगा, जीरो के, या v1 वेक्टर डॉट v2 वेक्टर ये किसके बराबर आ जाएगा, जीरो के। अब मैंने आपको बताया था कि जब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो आ जाए, जब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो आ जाए तो एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। इसका मतलब ये है कि v1 जो है यहाँ पर v1 इज परपेंडिकुलर टू v2, यानी कि दोनों जो पार्टिकल होंगे उनकी वेलोसिटी के बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट 90 डिग्री। तो आपको एक कंक्लूजन ध्यान रखना है कि जब भी इलास्टिक कोलिजन होगा और दोनों पार्टिकल के मास इक्वल है तो आफ्टर कोलिजन जो उन पार्टिकल की वेलोसिटी होगी उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा। तो हमें ये रिजल्ट याद रखना है, टू आइडेंटिकल पार्टिकल मूव एट राइट एंगल टू ईच अदर आफ्टर इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन, यानी कि अगर इलास्टिक कोलिजन है और दो पार्टिकल आइडेंटिकल है तो आफ्टर कोलिजन वो एक दूसरे से 90 डिग्री पर मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, द कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन इज अल्फा, मतलब अल्फा आपको वॉल्यूम एक्सपेंशन गिवन है, वैसे अल्फा होता है 1/v डेल v और डेल t। द बल्क मॉडुलस ऑफ द गैस एट टेम्परेचर T इज E, यानी कि बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला होता है E इक्वल टू, वैसे स्ट्रेस अपन में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं V अपन में डेल P और में डेल V एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज V। आपको बताना है कि डिफरेंस बिटवीन Cp माइनस Cv कितना होगा, Cp माइनस Cv कितना होगा। देखो अगर मैं इसको थर्मोडायनेमिकली प्रूव करूँ तो इस पर काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, तो मैं आपको इजीली एक तरीका बताता हूँ कि आप इसका आंसर Cp माइनस Cv का आंसर आप डायमेंशन एनालिसिस से निकालिए। जब आप डायमेंशन एनालिसिस से निकालेंगे तो बहुत कम टाइम में आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो पहले मैं Cp और या Cp माइनस Cv का डायमेंशन फॉर्मूला क्या आएगा वो बता देता हूँ। देखो आपने पढ़ा होगा डेल्टा Q इक्वल टू C डेल्टा T, तो C का जो डायमेंशन फॉर्मूला आएगा वो कितना आएगा, हीट का होता है ml स्क्वायर T माइनस 2 और डिवाइड में यहाँ पर टेम्परेचर आएगा तो उसका केल्विन, यानी कि Cp माइनस Cv का जो डायमेंशन फॉर्मूला आएगा वो आएगा ml स्क्वायर T माइनस 2 K की पावर माइनस 1। अब इन चारों ऑप्शन में से बस आपको ये चेक करना है कि किसके लिए ये डायमेंशन फॉर्मूला आ रहा होगा, तो आप 1 बाय 1 आपको चेक करना पड़ेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैं आपको करके बता देता हूँ। जैसे फिलहाल तो हमें पता है कि ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर होगा, तो मैं इसी का करके बता देता हूँ, बाकी आप चेक करेंगे तो आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पर T है टेम्परेचर, तो इसका तो केल्विन हो गया। E क्या है, E है बल्क मॉडुलस का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, वही जो स्ट्रेस का होता है या जो प्रेशर का होता है या जो फोर्स अपॉन एरिया का होता है। तो कितना होता है E, फोर्स का मतलब ml स्क्वायर T माइनस 2 और एरिया L स्क्वायर, तो इसका आ जाएगा m
टी माइनस टू। दोबारा बता देता हूँ, फोर्स का होता है ml, एक्चुअली यहाँ L आएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, एल टी माइनस टू हो गया एल स्क्वायर, तो एक पावर से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पर एम एल माइनस वन आएगा। ठीक है, तो स्ट्रेस का कितना हो गया, इसको मैं सही से लिख देता हूँ, एम एल माइनस वन टी माइनस टू। तो देखो यहाँ पर ई का बल्क मॉडुलस का आ गया एम एल माइनस वन टी माइनस टू। फिर अल्फा, अल्फा का अगर आप देखो वी तो डायमेंशन, वी से कैंसिल आउट होगा डायमेंशन, यहाँ पर अपॉन में टी है, अपॉन में टी का मतलब कि अल्फा का जो डायमेंशन होगा वो 1 केल्विन आएगा। ठीक है, और यहाँ पर अल्फा का स्क्वायर तो मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा। फिर वी क्या है, वॉल्यूम, वॉल्यूम का एल की क्यूब। अब देखो के से के कैंसिल आउट होगा, यहाँ से एम एल की पावर यहाँ पर माइनस वन है, यहाँ पर क्यूब है, तो ये बचेगा टू टी की पावर माइनस टू, और ये के ऊपर जाएगा, तो कितना आ जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू के माइनस वन। और आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी तो ये था एम एल स्क्वायर टी माइनस टू के माइनस वन। तो डायमेंशन एनालिसिस से काफ़ी इजीली आ पाएगा, लेकिन थर्मोडायनेमिकली इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, तो इट विल बी बेटर कि आप इसको इस तरीके से कर सकें, नहीं तो बहुत ज़्यादा टाइम इस क्वेश्चन में सोल्व करने में जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी आपको गिवन है E इक्वल टू 3/2 kT, 3/2 kT। आपको निकालना क्या है, डी ब्रोगली वेवलेंथ यानी कि लैम्डा फाइंड करना है। देखो फॉर्मूला आपको पता होगा, लैम्डा इक्वल टू होता है जपॉन में पी, और एक रिलेशन होता है काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में कि E इक्वल टू होता है पी स्क्वायर अपॉन 2m। तो मैं E कितना गिवन है 3/2 kT, तो 2 से 2 अगर मैं कैंसिल करूँ तो यहाँ से पी स्क्वायर की वैल्यू आएगी 3m kT, लेकिन हमें तो P की वैल्यू चाहिए, तो वो कितनी हो जाएगी √3m kT। तो लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन में P की वैल्यू कितनी √3m kT। तो यहाँ पर m की जगह पर m नोट है, तो इसमें m नोट ले लेते हैं, तो आंसर आएगा लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन में √3m नोट kT, यानी कि ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द पावर फैक्टर ऑफ ए सर्किट कंटेनिंग अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 30 ओम एंड रिएक्टेंस 30 ओम। देखो मैं आपको पहले एक इम्पीडेंस ट्रायंगल बता देता हूँ। जैसे मान लो इधर हम लेते हैं एक्सएल माइनस एक्सी, यही हमारा होता है रिएक्टेंस, इधर हम लेते हैं रेजिस्टेंस, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा उसको हम बोलते हैं इम्पीडेंस यानी कि जेड। तो जेड की जो वैल्यू होती है वो रहती है आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, यहाँ पर माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। और हमें क्या निकालना, हमें निकालना पावर फैक्टर। पावर फैक्टर होता है एक्चुअली कोस फाई। अब इस ट्रायंगल में अगर आप देखें तो कोस फाई मतलब क्या हो गया, बेस अपॉन में हाइपो, तो बेस है आर और हाइपोटेन्यूज है जेड। तो डायरेक्ट ध्यान रखें, पावर फैक्टर का मतलब कोस फाई इक्वल टू किसके, आर अपॉन जेड के। तो जेड पहले हमें निकालना होगा, आर की वैल्यू तो गिवन है 30, तो 30 का स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी की वैल्यू रिएक्टेंस कहलाएगी और वो हमें 30 गिवन है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो जेड की वैल्यू आएगी वो आएगी 30√2। तो देखो आर कितना है 30 है, जेड की वैल्यू 30√2, तो 30 से 30 कैंसिल कर देते हैं, कोस फाई इक्वल टू कितना 1/√2, और यही तो पावर फैक्टर होता है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, ऑप्शन 2 1/√2। क्वेश्चन नंबर 10, अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरीज अ करंट 10 एम्पियर। मतलब कोई वायर है और इसमें 10 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। अब क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन है जो कि इस स्पीड से ट्रेवल कर रहा है पैरेलल टू द वायर 0.1 मीटर फ्रॉम इट एंड डायरेक्शन अपोजिट टू द करंट, यानी कि करंट अगर ऊपर जा रहा है तो कोई इलेक्ट्रॉन है वो v वेलोसिटी से नीचे आ रहा है। ठीक है, उसकी स्पीड है 5 × 10⁶। आपको बताना है कि इस फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। होगा क्या कि जब ये वायर है तो इसके सराउंड में एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड इस इलेक्ट्रॉन पर कुछ फोर्स एक्सर्ट करेगी, तो हमें वही फोर्स फाइंड करनी है। जनरली अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो उस पर जो फोर्स लगती है उसका फॉर्मूला होता है F=QV×B। ये क्लास 12th में पढ़ाते हैं, और इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं F=QVB sin थीटा। आपको बता दो जो फोर्स लगती है वो परपेंडिकुलर होती है डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर स्पीड और जो थीटा होता है ये होता है एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। इस पर्टिकुलर पॉइंट पर
अगर मैं राइट हैंड थंब रूल का अप्लाई करूं, जो कि ये बताते हैं कि थंब अगर मतलब राइट हैंड का थंब अगर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जो कर्ल्ड फिंगर होगी यहाँ पर मैं देखूंगा वो इनवर्ड आएंगी, तो वो जो इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगी, जो कर्ल्ड फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगी। इसका मतलब पार्टिकल नीचे आ रहा है और जो मैग्नेटिक फील्ड है इस वायर की वो अंदर की तरफ होगी, इनटू द स्क्रीन होगी, तो उनके बीच में एंगल बनेगा 90 डिग्री। तो जो फोर्स हो जाएगी वो रहेगी क्यू वी बी साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1। यानी जो उस पार्टिकल पर फोर्स लगेगी वो मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और वो क्यू वी बी के इक्वल होगा। अब क्या क्या चीज़ हमारे पास है, देखो चार्ज पता है, स्पीड पता है, बी नहीं पता। तो अगर कोई मान लीजिए स्ट्रेट वायर है, उसके किसी आर सेपरेशन पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर। इस फॉर्मूला को हम तब अप्लाई करते हैं जब इन्फिनाइट वायर है, हालांकि यहाँ पर बोला नहीं है, सिर्फ लॉन्ग बोला, तो वो इसी को हम कंसिडर करेंगे। अब मैग्नेटिक फील्ड के लिए फॉर्मूला म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर यूज करते हैं, तो F इक्वल टू सब वैल्यू पुट करते हैं। चार देखो हम यहाँ पर माइनस साइन नहीं पुट करेंगे क्योंकि सभी में डायरेक्शन तो पूछी नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना है, तो आई विल इग्नोर नेगेटिव साइन। तो चार्ज की वैल्यू कितनी, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, वैसे माइनस होता है मैं उसको इग्नोर कर रहा हूँ। तो ये होगी चार्ज की वैल्यू। स्पीड हमें गिवन है 5 इंटू में 10 की पावर 6 इंटू में मैग्नेटिक फील्ड, देखो फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर। इन सब की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 5 इंटू में 1.6, 16 पंजे 80, तो 8 आएगा इंटू में 10 की पावर 19 में से 6 जाएगा माइनस के 13, और इसको म्यू नॉट की देखो म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू में 10 की पावर माइनस 7। आप देखो उसके नीचे 2 पाई है, तो 2 पाई से डिवाइड कर दो, जब आप 2 पाई से कैंसिल होगा ये 2 आ जाएगा, मतलब कि मैं म्यू नॉट अपॉन 2 पाई की वैल्यू डायरेक्ट लिख रहा हूँ, जो कि होगी 2 इंटू में 10 की पावर माइनस 7। करंट की वैल्यू कितनी है 10 एम्पियर अपॉन में यहाँ पर आर की वैल्यू मतलब डिस्टेंस, तो वो 0.1 है। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे आंसर आएगा 1.6 इंटू में 10 की पावर माइनस 17 न्यूटन। तो ये हमने शुरू के 10 क्वेश्चन इस पार्ट में डिस्कस कर लिए हैं, बाकी के 10 क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। थैंक यू एवरीवन एंड बाय।